Hello बच्चों, let's read the question. The question says the angle of prism is 60 degree and its refractive index is 1.5. There will be no emergent ray if the angle of incidence on the first face is. तो बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 है। तो हमसे बोला जा रहा है कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होनी चाहिए कि इससे कोई भी इमर्जेंट रे बाहर ना आए। सो लेट्स से फॉर नॉर्मल रिफ्रैक्शन दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे। तो दिस इज R1, दिस इज I, दिस इज E, दिस इज R2। दिस इज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये पहला रिफ्रैक्शन एंगल और दूसरा ये रिफ्रैक्शन एंगल। तो और ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यूज चाहिए इसके लिए ये कोई इमर्जेंट रे ना हो। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। So the key concepts in this question, the first one is Snell's law. That is nothing but mu I sin I is equals to mu R sin R. And second one is that this angle R1 and R2 का जो सम है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ये हम एंगल ऑफ प्रिज्म की जो ये प्रिज्म की डेरिवेशन होती है उसमें हम देखते हैं। सो टू फाइंड द एंगल्स, लेट्स से द limiting condition that the the emergent ray is just grazing the surface of the prism. So for this grazing emergence, the E is equals to 90 degree and this R2 is critical angle. अगर हम क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी अब एंगल बढ़ाएंगे R2 को तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हमारा ये जो हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इमर्जेंट रे नहीं मिलेगी हमें। तो हम पहले इस लिमिटिंग कंडीशन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो दैट इज म्यू R2 साइन R2 इज इक्वल टू म्यू एयर और म्यू ई लिख देते हैं और साइन ई। तो म्यू R2 हमें दिया हुआ है ग्लास की मटेरियल का 1.5, साइन R2 हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू म्यू ई। एयर है बाहर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और साइन 90 की वैल्यू भी 1। हमारा साइन R2 आ गया 1/1.5 दैट इज इक्वल टू 0.667। सो साइन R2 is equals to 0.667, then R2 will near equals to 42 डिग्री। आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि R2 की वैल्यू यहाँ पे 42 डिग्री आएगी। तो नाउ सिंस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A और एंगल ऑफ प्रिज्म हमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो 60 इज इक्वल टू R1 प्लस 42। तो R1 यहाँ पे आ गया 18 डिग्री। So now let's apply the Snell's law on the first surface at where angle of incidence. Then here mu I sin I is equals to mu R1 sin R1। तो mu I बाहर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन I1 हमें निकालना है यहाँ से और म्यू R1 हमें
पता है ग्लास का मटेरियल है, उसका रिफ्रेक्टिवनेस 1.5 दिया हुआ है, और साइन R1 इज साइन 18 डिग्री। तो साइन I comes out to be 0.46. For this, I will near equals to 27 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को देखें कि म्यू आई साइन आई और म्यू R1 साइन R1, तो हमारी लिमिटिंग कंडीशन में तो हमारा 27 डिग्री एंगल आ गया है। तो अगर हम 27 से थोड़ा सा भी एंगल कम करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कांस्टेंट है म्यू आई, तो साइन आई जो वैल्यू है वो घटेगी, क्योंकि 0 से 90 में साइन का फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर हमने आई से कम किया एंगल तो साइन आई की वैल्यू घटेगी, तो साइन आई की वैल्यू घटेगी तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास म्यू आर वन भी कांस्टेंट है, तो साइन आर वन की वैल्यू घटेगी, और साइन आर वन की वैल्यू घटेगी तो आर वन की भी वैल्यू घटेगी। और अगर आर वन की वैल्यू घटेगी तो हम देखेंगे कि आर वन प्लस आर टू एंगल ऑफ फ्रिंज के बराबर है। एंगल ऑफ फ्रिंज तो यहाँ पे कांस्टेंट है 60 डिग्री, तो अगर आर वन घटा है तो आर टू को बड़ा होना पड़ेगा, तो आर टू अगर पुरानी वैल्यू से बढ़ेगा तो हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हो जाएगा, उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन वी got to this conclusion that the for no emergent ray the angle should be less than 27 degree. So our correct answer is option B. I hope you understood it well. Thank you.